बैच में। जी साथियों, आप सबको सलाम पहुँचे अंजुमन इस्करात की तरफ से। मेरा नाम अब्दुल्ला अल्ताफ़ है। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमने पिछले जो सिलसिला फ़लसफ़ा जब शुरू किया हुआ है तकरीबन पिछले 2-3 महीनों से, उसी का ये तसलसल है। और पिछले सेशन में हमने जो कदीम ओंटोलॉजी है जिनमें दो बड़ी इमारतें हैं, अफलातून और अरस्तू, उनको हमने तफसीली देखा था। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हम बता देंगे। हसनैन भाई, वो अपना माइक ऑफ कर लें, वो रिफ्लेक्ट हो रही है। श्योर जी, तो प्लेटो और अरस्तू पे हमने पिछले सेशन में बात की थी। और इस हफ्ते में जो है वो हम मॉडर्न जो ओंटोलॉजी है उस पर बात करेंगे कि जो मॉडर्न फिलॉसफी है उस पर। वैसे हमने ये फेसबुक के ऊपर भी हमने पोल करवाया था और बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो लोगों ने कहा था कि पोस्ट मॉडर्निज्म पे रखें। तो वो इंशाल्लाह हमारा अगला टॉपिक होगा। तो हमने जो अ, हमने जो है वो इस सेशन के अंदर जो है वो डेकार्ट, स्पाइनोजा और लेबनीज को देखना है। अच्छा, अब इसके अंदर ना मैं पहले थोड़ी सी तमहीद बांध दूं कि जिसका बांधना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जो कदीम एंटोलॉजी यानी हमें जो अरस्तू की या जो प्लेटो की नज़र आती है, उसके अंदर जो एक अहम अंसर था वो किसी ट्रांसडेंटल चीज़ का था कि वो जो सब्सटेंस हमने पिछले सेशन जो लोगों ने नहीं देखा, ऊपर मैं आई बटन पे भी उसका लिंक डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से देख सकें। तो उन लोगों ने जो अंटोलॉजी की बेसिस रखी या जिसने भी सब्सटेंस कहा, जैसे प्लेटो को हम देख लें तो प्लेटो का जो पूरी एक अंटोलॉजी की बेसिस थी वो फॉर्म्स थी उसकी, जो कि ट्रांसडेंट थी इस दुनिया से। अरस्तू जो है, अरस्तू की फिलॉसफी के अंदर हम कह लें कि कदीम कांट मिल जाता है कि वो फॉर्म एंड कंटेंट की जो वहदत है उसको बताता है कि उसकी वहदत होनी चाहिए। और बाकी बातें जो कहते हैं, हमने फॉर्म एंड मैटर देखा था कि वो सब्सटेंस इन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। उसमें प्राइमरी सब्सटेंस होता है, सेकेंडरी सब्सटेंस होता है। उनमें प्रेडिकेट्स जो हैं वो दरअसल उसकी कैटेगरीज हैं कि जिसके जरिए वो सब्सटेंस पे लागू होते हैं। ये बात याद रखनी है कि जब मैं ये बॉल पॉइंट है मेरे पास, तो ये बॉल पॉइंट के एक जो खास शेप है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या कहते हैं, इसकी जो शेप है, बाकी जो इसका कलर है, वो क्वालिटीज़ हैं इसकी। लेकिन जो इसका सब्सटेंस है वो इन क्वालिटीज़ से इंडिपेंडेंट है, यानी जो इसकी प्रेडिकेट्स हैं वो इस पे डिपेंडेंट है। जदीद फ़लसफ़े में भी हमें यही मुबाहिस मिलती हैं, लेकिन जो एक अहम अंसर है वो ये है कि उसके अंदर इंसानी मरकज़ियत आ गई, कि वो जो इंसानी मरकज़ियत है वो मॉडर्न फ़िलॉसफी ने हमें ला के दी। ठीक है, वैसे डेकार्ट का फ़लसफ़ा देखें तो डेकार्ट का अभी हसनैन भाई इसको बयान करेंगे। डेकार्ट का फ़लसफ़ा अरस्तू से बहुत पीछे हट जाता है। ठीक है, अरस्तू जहाँ पर डाइवर्सिटी की बात करता है, डेकार्ट उसको दो चीज़ों में समेट देता है। तो ये मैंने कहा एक बैकग्राउंड दे दूं, बाकी जिन्होंने नहीं देखा वो ऊपर आई बटन में जाके देख लें पिछला सेशन। तो हसनैन उमर, कैसे हैं आप? ठीक है। तो जी, आपकी आवाज़ वो म्यूट है। तो हम अब जदीद फ़लसफ़े पर आते हैं कि अब्दुल्ला कि जो हमारी ये डैशबोर्ड है इससे पिन कर दें ताकि ये सेंट्रलाइज रहे। किसको ओपन कर दूं? हमारे ये जो डैशबोर्ड है जैम बोर्ड, इसको पिन कर जी वो दें। मैं कर देता हूँ, लेकिन अभी जो है वो आप फिर अभी डेकार्ट पर बात शुरू करते हैं। जो ओंटोलॉजी की बेसिक्स हैं या डेफिनेशन है उसको स्टार्ट करते हुए आप फिर डेकार्ट की तरफ आ जाए। जी श्योर। सो बेसिकली ओंटोलॉजी पे पिछले वीक भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसकी डेफिनेशन आप सब ने जान ली है कि बेसिकली ओंटोलॉजी मेटाफिजिक्स की वो ब्रांच है दैट इज स्पेसिफिकली based upon the study of existence, the nature of existence, existence की characteristics, इसके attributes, इसमें substance और characteristics का किस तरह आपस में कोरिलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें ओंटोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। तो पिछली बार हमने जनाब अफलातून, जनाब अरस्तू और उसके बाद फिर थोड़ा सा टच अफलातून की निस्बत से रेने डेकार्ट को दे दिया था। लेकिन अब चूंकि इस बार हमारा जो सेशन है वो 16वीं से 18वीं सदी की ओंटोलॉजी पे स्पेसिफिकली है, तो फिर दोबारा से रेने डेकार्ट से हमें शुरू करना है। तो रेने डेकार्ट की जो फिलॉसफी है that is completely
डुअलिस्टिक नेचर की है, जिस तरह से प्लाटो की फिलॉसफी भी डुअलिस्टिक है। सो बेसिकली रेने डेकार्ट ये कहते हैं कि देर आर टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। एक माइंड की दुनिया है, सोल की दुनिया है, और दूसरी मटेरियल बॉडी की दुनिया है जो सोल से एक्सटर्नल एग्जिस्ट करती है। ये दोनों डिस्टिंक्ट दुनियाएं हैं, जिस तरह से जनाब अफलातून भी कहते हैं कि दो अलग अलग दुनियाएं हैं। लेकिन अफलातून और रेने डेकार्ट में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि अफलातून बात करते हैं कि जो माइंड की दुनिया है, सोल की दुनिया है, ये इंडिपेंडेंट है, और जो मादी दुनिया है ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर। लेकिन ऑन दी अदर हैंड रेने डेकार्ट ये कहते हैं कि ये दोनों इंडिपेंडेंट दुनियाएं हैं, और ये दोनों आपस में काजुअली रिलेट करते हैं। इस तरह नहीं है, जनाब अफलातून के नज़दीक तो एक एरो एक ही सिम्त में है, यानी कि माइंड से मैटर की तरफ एरो जाता है काज एंड इफेक्ट का। लेकिन रेने डेकार्ट के नज़दीक ये जो काजैलिटी का एरो है ये बाई डायरेक्शनल है, दोनों साइडों पे जाता है। माइंड मैटर को अफेक्ट करता है और मैटर माइंड को अफेक्ट करता है। बल्कि क्योंकि रेने डेकार्ट ने ब्रेन के एनाटॉमी पे भी स्टडी किया हुआ है, रिसर्च की हुई है, तो उनकी उस दौर की एनाटॉमी के मुताबिक ब्रेन की पीनियल ग्लैंड जो है दैट इज द हमारे ब्रेन के अंदर एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, वो पॉइंट है जहां से माइंड और मैटर की दुनिया आपस में कनेक्ट होती है। तो ये बेसिकली रेने डेकार्ट की ओंटोलॉजिकल फ्रेमवर्क है। इस पे हमने पिछले सेशन में डिटेल में बात कर ली थी। जी अब्दुल्ला, आप इसमें जो चीज़ें ऐड करना चाहें, आई विल लाइक टू हियर फ्रॉम यू। जी हसनैन भाई, असल बात ये है कि वो उसने जो आपका प्लेटो से आगे हो गया। अब देखिए इन दोनों में हमें डिफरेंस करने की जरूरत है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैंने शुरू में ही बता दिया था कि वो जो प्लेटो है वो उसको जो एक ट्रांसेंडेंटल चीज के ऊपर ले गया, ठीक है। यानी मुमासलतें हम देखें, रस्तों के साथ हम मुमासलत नहीं ना मिलती, रस्तों के साथ हम लॉग के साथ मिलाएंगे। लेकिन जो रैशनलिस्ट था ये आइडियलिस्ट भी थे कुछ हद तक। तो जो डेकार्ट की जो डुअलिज्म है वो बुनियादी तौर पे मिलती है प्लेटो की डुअलिज्म से। लेकिन दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क ये है कि वो जो दो मोड्स हैं, या जो मोड्स हैं वो सब्सटेंस के मोड्स हैं भी उनको देखते हैं। तो वो दरअसल एक इंसान के अंदर है, वो एक इंसान की बात करता है, वो किसी ट्रांसेंडेंटल चीज़ की बात नहीं करता कि वो किसी ट्रांसेंडेंटल चीज़ के अंदर है। इसीलिए उसका जो मशहूर मकूल है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, वो किसी जो है वो ट्रांसेंडेंटल चीज़ के साथ नहीं है, वो उस जो एक इंसान है उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ है। तो ये एक अहम बात है जो कि हमें देखनी चाहिए। उसके बाद ये है कि डेकार्ट जो है वो खुदा को भी मानता था। उसकी जो मेडिटेशन, उसकी जो किताब है उसके 6 हिस्से हैं। तो उन 6 हिस्सों के में से मेरे ख्याल से चौथा, पांचवा के छठा हिस्सा है कि जिसमें वो मुफस्सल गुफ्तगू करता है खुदा के वजूद पे। और हम तो मानते ही हैं कि जो ओंटोलॉजिकल आर्गूमेंट है खुदा के ऊपर, उसकी जो उसको बहुत ज़्यादा जिसने मजबूत किया वो डेकार्ट था। डेकार्ट वो उसको परफेक्ट बीइंग कहता है, वो ओंटोलॉजिकली उसको फिर बयान कर देता है। तो आपने जो अच्छा, अब ये जो 17वीं सदी के फलसफी है ना, हमने पिछले सेशन में अरस्तू की कैटेगरीज को देख लिया था कि अरस्तू किन किन कैटेगरीज को देखता है। उसकी 10 कैटेगरीज थी, ठीक है। लेकिन जो जदीद दौर के फलसफी हैं उनके लिए जो कैटेगरीज हैं वो 2-3 ही है सिर्फ, ठीक है। 2-3 कैटेगरीज उनमें मोड है, ठीक है। मोड है, सबसे पहले सब्सटेंस आता है, सब्सटेंस के एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, और इस एट्रीब्यूट्स की मैनिफेस्टेशन का वो मोड्स कह देते हैं। इसका मुफस्सल जो हमें पूरा सिस्टम मिलता है वो स्पाइनोजा के जो फलसफा है उसमें मिलता है। तो ये जितने भी रैशनलिस्ट हैं ना, इनको हम आम तौर पे कहते हैं कि ये रियाजियाती अक़लियत पसंद थे। यानी आप देखें ना कि तीनों की तीनों जो रैशनलिस्ट थे वो मैथमेटिक्स से जो थे वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। डेकार्ट भी मैथमेटिशियन था, ठीक है। उसने कार्टेशियन पॉइंट्स वो जो ग्राफ के अंदर हम देखते हैं एक्स कार्डिनल वाई और एक्स नेगेटिव, वो ड्राफ्ट की। उसके अलावा जो स्पाइनोजा था वो जब फ्रांस में गया, जब उसको निकाल दिया गया था उसके अपने शहर से, तो तब उसने एक बंदे को अपना उस्ताद मान लिया था, वो बहुत मशहूर मैथमेटिशियन था, उसका मैं नाम भूल गया। तो उसने उससे ज्योमेट्री सीखी और उससे इतना मुतासिर हुआ कि उसने अपनी जो एथिक्स की किताब थी वो भी उसने उसी तरीके पर लिखी। और लेबनीज का तो हमें पता है उसने कैलकुलस ड्राफ्ट किया। तो ये है। अब देखें, अब हम इसको थोड़ा मज़ीद तफसील में जाते हैं कि डेकार्ट के मुताबिक जो सब्सटेंस है वो क्या है। सब्सटेंस है आप कह लें कि इन्फिनिट बीइंग है,
वो खुदा है उसके नज़दीक, और उस खुदा ने टू फनाइट एट्रीब्यूट्स या मोड्स कह लें, क्योंकि एट्रीब्यूट्स स्पाइनोजा इस्तेमाल करता है, टू फनाइट मोड्स जो हैं वो उसने बनाए हैं, जिनमें एक बॉडी है और एक माइंड है, ठीक है, ये फनाइट है। अब असल जो मामला, यानी वो गॉड से लेकर इनको आता है। अब असल जो मामला इसमें आता है वो आता है कि जो बॉडी के जो आप देख लें उसकी जो खसूसियात हैं, उसके जो एसेंसेस हैं वो क्या हैं। बॉडी जो है वो एक्सटेंशन है, वो डिविजिबल है, वो अनकॉन्शियस है। दूसरी तरफ जो आपका माइंड है वो अनकॉन्शियस, वो सॉरी वो कॉन्शियस है, उसमें वो अनडिविजिबल है, और ये उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो मिलन था वो कैसे हो गया? तो असल सवाल ये था। तो अगर इस वाले से आपकी बात आपने ख़ास से कर भी दी है कि जो पाइनियल ग्लैंड के वाले से वो कहता है, लेकिन पाइनियल ग्लैंड का जो मसला वो ये है कि जो पाइनियल ग्लैंड है वो दरअसल खुद एक मादा है, ठीक है, यानी जो दो आंखों के दरमियान है, कुछ कहते हैं कि वो आपकी गर्दन के पीछे है। ये मुख्तलिफ हाँ, इंटरप्रिटेशंस हैं इन द बैक ऑफ द ब्रेन। हाँ हाँ, वो खुद मादा है, तो वो मादे के साथ कैसे, यानी उसने ये तो कह दिया कि कहाँ है, लेकिन जो कैसे का सवाल है वो उसने नहीं दरियाफ्त किया कि वो कैसे है। अच्छा, अब उसके जो बुनियादी ताकुलात थे ना खुदा के वजूद को साबित करने के लिए, यानी उसकी जो मेडिटेशन 1 से लेके 4 तक, वो खारजी दुनिया की पहले क्या करता है कि खारजी दुनिया को वो निगलेक्ट करता है। लेकिन वो निगलेक्ट करने के बाद जब चौथी के 5वें मेडिटेशन में आते हैं, तो वो जब खुदा का वजूद साबित कर देता है, तो फिर वो कहता है कि चूंकि खुदा एक परफेक्ट बीइंग है और उसकी क्वालिटी ये है कि वो गुडनेस है उसमें, तो कहते हैं डिकार्ट पूरा खुदा के वजूद के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि मैं उसके ऊपर डिपेंड हो गया हूँ कि वो चूंकि उसकी सिफत अच्छी है, तो वो मुझे कभी भी डेमन से बचाए रखेगा, कि मैं जो अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर चीज़ें देख रहा हूँ, और वो मुझे अच्छी अच्छी सेंसेशंस देगा। यानी वो डेमन की भी बात करता है, बाकी बातें। तो इस वाले से अगर आप कुछ कहना चाहें, यानी जब पूरा उसका सिस्टम बिल्कुल, है। इसके हवाले से वो एथिकल आर्गुमेंट भी देता है, और उसके अलावा वो ये भी कहता है कि इन द कंसेप्ट ऑफ गॉड, बिकॉज गॉड इज परफेक्ट, तो एक परफेक्ट बीइंग जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी परफेक्ट होंगी, और वो इस चीज़ का तकाजा करता है कि उसे कोई भी इंसान जो है वो उसे क्रिएट ना करे उस कंसेप्ट को, बल्कि वो कंसेप्ट इन इट सेल्फ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एग्जिस्ट करता हो, यानी कि उसके परफेक्शन के अंदर ये चीज़ लाजिम व मलजूम है। सो इसलिए बिकॉज गॉड, कंसेप्ट ऑफ गॉड इज परफेक्ट, गॉड इज परफेक्ट, तो उससे उसका कंसेप्ट इंसान क्रिएट नहीं कर सकता, एंड दैट्स व्हाई गॉड जो है वो विदाउट द कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। बेसिकली ये है तो सर्कुलर लॉजिक, लेकिन यही उस वक्त से चलती आ रही थी उस दौर में, गॉड को साबित करने के लिए एक डिडक्टिव लॉजिक कह लें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात है, क्योंकि बिल्कुल इनकी जो तीनों जो फ़िलसफ़ी हैं उनकी जो बुनियाद है वो डिडक्शन में ही है, और उसकी जो हमें आला इज़हार मिलता है वो स्पाइनोज़ा में मिलता है कि जो उसने इस्तखराजात किए। अब अच्छा, इस वाले से जो सब्सटेंस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओंटोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा तो हमने बता ही दिया। जो सब्सटेंस की तारीफ करता है ना डेकार्ट, अब इस हवाले से इतने फ़लसफ़ी पैदा हुए डेकार्ट के ऊपर, और जदीद अहद में भी, कि वो छोटे फ़लसफ़ी कह लें उन्हें, उन्होंने फिर डिबेट शुरू की। तो लोगों ने जब पढ़ा, उसे देखा, तो दो तारीफ़ें हमारे पास सामने आती हैं, जिनमें से एक जो है वो सब्सटेंस है, आम सब्सटेंस, और एक है क्रिएटेड सब्सटेंस। अब पहले जो उसके गॉड आर्गुमेंट में बात जो हमने की वो इसीलिए ज़रूरी थी क्योंकि सब्सटेंस को उसकी तारीफ देखें सुनना, उसको मेडिटेशन में इसको बताता है, और इसके कुछ झलकियाँ में उसमें भी मिलती हैं। जो इसकी मेथड के ऊपर भी एक किताब है, मैं उसका नाम भूल गई, छोटी छोटी किताबें हैं दोनों। तो सब्सटेंस की तारीफ है, आई थिंक हुज एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन नो अदर थिंग्स। यानी ये वही तारीफ हो गई, क्या कहते हैं रस्तु वाली, के सब्सटेंस वो चीज़ है कि जो किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होती। लेकिन जब वो इससे मजीद आगे आता है और खुदा के वजूद को साबित कर रहा होता है, तो आगे वो कहते हैं सब्सटेंस हुज एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन नथिंग अदर देन गॉड। क्योंकि वो जब डिडक्ट कर रहा होता है चीज़ों को, तो वो सब्सटेंस तो पता है, वो पहले कहता है कि एक इन्फिनिट बीइंग है, ठीक है, लेकिन जब वो क्रिएटेड सब्सटेंस की तरफ आता है कि जो मेरे आसपास चीज़ें नज़र आती हैं ये किसके ऊपर डिपेंड है, तो वो फिर खुदा का तस्वीर ले आता है कि किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है बासिवाए खुदा के। अच्छा,
चलिए हमने अब ये देख लिया, फिर इसमें काफी ब्लेस पास्कल आ जाता है। पास्कल एक अजीम शायर समझा जाता था डेकार्ट का, जिसने एक और फलसफा दे दिया ओकेजनलिज्म का, ठीक है। अब ठीक है, और डेकार्ट वो इतने वो डॉगमेटिक हो गए, जैसे कांट नहीं कहता कि रैशनलिस्ट जो है वो अपने आखिरी तज्जिये में डॉगमेटिक हो जाते हैं, और जो एम्पिरिसिस्ट हैं वो स्केप्टिक हो जाते हैं। तो और भी बहुत से फ़लसफ़ी हैं, मैं वो देख रहा था, काफ़ी फ़लसफ़ी हैं जो कि हमें मिलते हैं। उनमें से अगर मैं आपको चंद एक के नाम बता दूं, तो वो मैं बता देता हूँ आपको चंद एक नाम उनके। उनमें किंगम आ जाता है, किंगम, ठीक है। वो कहता है कि वो इल्लती रिश्तों के ऊपर ले आता है, कि जैसे असनान भाई ने भी बात की ज़हन और जिस्म के, और वो कहता है कि वो लेबनीज़ वाली झलक हमें मिलने लग जाती है, कि वो कहता है कि इल्लती रिश्ते पहले से ही खुदा की तरफ से तय करना है कि ये होंगे, ठीक है। लेकिन इस पर भी काफ़ी तनकीद हुई, और भी बहुत से छोटे-छोटे जो है वो हमें मिल जाते हैं इनमें। लेकिन जो बुनियादी तौर पे सबसे बड़ा शायर है कि जिसने पूरी फ़िलॉसफ़ी भी अपनी डेवलप की, वो पास्कल था, जिसको देखना भी चाहिए कि उसकी क्या बात है। अच्छा, अब हम अगले फ़िलसफ़ी पे आते हैं, जिसका नाम था स्पाइनोज़ा। बिफोर दैट बाकी मेंबर्स जी, अगर में कंट्रीब्यूट करना हाँ, चाहें ये अगर क्वेश्चन। जी, अगर कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहें या सवाल तो कर लो। जी, बस हम सीख रहे हैं, आप लोग चलो रहो। अच्छा, अच्छा। चलिए, और किसी ने अगर करना हो कोई बात कर लें। अच्छा जी, चलें फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब स्पाइनोज़ा पर हम आते हैं, तो हसैन भी स्पाइनोज़ा पे थोड़ी बात कर लेते हैं। डेकार्ट के बाद जिसका कह लें कि शागिर्द ही कह लें, आप बता दें। श्योर। सो बेसिकली रेने डेकार्ट के बाद उसके शागिर्द से ज़्यादा कहने के द इन्फ्लुएंस्ड बाय रेने डेकार्ट वो स्पिनोज़ा हैं। और जहाँ पे रेने डेकार्ट दो बिल्कुल सेपरेट डुअलिटी ऑफ वर्ड की बात करता है कि एक माइंड और एक मैटर, दोनों की अलग अलग दुनियाएं हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं और आपस में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन लगते हैं। सो इससे सबस्टांस डुअलिज्म कहा जाता है। जैसे अब्दुल्ला भाई ने बात की कि उसमें सबस्टांस जो है वो बेसिक ऑन्टोलॉजिकल एंटिटी है। इन द सेम वे स्पिनोजा ने कहा कि माइंड और मैटर दो अलग अलग दुनियाएं नहीं, बल्कि एक ही सबस्टांस के दो पहलू हैं, जिस तरह से एक ही सिक्के के दो रूप होते हैं। सो इसलिए स्पिनोजा की ओंटोलॉजी को या स्पिनोजा की इस फिलॉसफी को सबस्टांस मोनिज्म कहा जाता है। मोनो मीन सिंगल, डुअलिज्म मीन डुअल मीन डबल या टू। तो स्पिनोजा की सबस्टांस मोनिज्म है कि जिसके अंदर माइंड और मैटर दोनों एक ही सबस्टांस के दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। एक ये मेन चीज हो गई। फिर उसके बाद जो सबस्टांस है ये सिंगुलर है, वाहिद है, इनफाइनाइट इसके यानी कि इनफाइनाइट इसकी एंटिटी है। और फिर ये कि इस सबस्टांस के अंदर जैसे अब्दुल्ला ने रेने डिकार्ट के लिए भी मोड की टर्म यूज की, लेकिन ये स्पिनोजा में भी ये मोड्स की टर्म यूज होती हैं कि इन्हीं इनफाइनाइट बेसिक सबस्टांस के आगे फाइनाइट पर्टिकुलर मोड्स हैं। फॉर एग्जांपल हियर इज अ पेन। सो ये बेसिकली वो जो नेचर के अंदर सबस्टांस है, इन्फिनिट सबस्टांस, उसकी एक पर्टिकुलर मोड ये पेन है। इस तरह से जितने भी हमारे इर्द गिर्द पर्टिकुलर थिंग्स हैं, ये सारी मोड्स हैं उस इन्फिनाइट सबस्टांस की, जिसके दो पहलू हैं, एक मैटर और एक माइंड। इसके अंदर इस पेन के अंदर जो माइंड का जो एस्पेक्ट है दैट इज कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ब्लूनेस इसकी, इसकी सॉलिडनेस, इसके जितने भी मेरे जहन में इसकी सब्जेक्टिव परसेप्शन बन रहे हैं वो इसका एस्पेक्ट बिलोंग करता है थ्रू माइंड। और जो इसकी माइंड के साथ एक मटेरियल एग्जिस्टेंस है इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड, वो इसकी मैटरनेस, सॉलिडनेस एंड ऑल दैट, वो इसका मटेरियल एक्सटर्नल एस्पेक्ट है। तो इस मोड के दोनों माइंड और मैटर के दोनों एस्पेक्ट एक ही सब्सटेंस के एक ही मोड के दो एस्पेक्ट्स हैं। सो ये बेसिकली स्पिनोजा की मोनिस्टिक ओंटोलॉजी है। जी अब्दुल्ला,
Would you like to add in that? जी हसन में बिल्कुल आपने काफ़ी तफसीली इसको देखा है जो स्पाइनोजा की आपने बात की है। अच्छा, अब डेकार्ट का हम थोड़ा मुवाजना अगर करें स्पाइनोजा से, तो डेकार्ट एक इनफाइनाइट बीइंग को पहले साबित करता है, उसके बाद फिर वो बात करता है दो फाइनाइट जो सब्सटेंसेस हैं जो कि डिपेंडेंट हैं किस पे, उस इनफाइनाइट बीइंग के ऊपर। अच्छा, अब स्पाइनोजा ने क्या किया कि स्पाइनोजा ने उस जो गॉड है जो कि वो एक मीडिएटेड है, उन तमाम मीडिएशन पैदा कर रहे हैं उन तमाम वो फाइनाइट गॉड्स के दरमियान और उस इन्फिनिटी बीइंग के दरमियान, उसने इन दोनों को मिला दिया और कहा कि गॉड जो है वो, यानी उसने पैंथीइज्म का कॉन्सेप्ट लिया। जैसे हसनैन भाई ने कहा कि जो गॉड है वो नेचर है, और नेचर गॉड जिसका मशहूर एक फिक्रा है जो हर जगह मिलता है, तो उसने इसको पूरा कहा कि एक जो है वो उसके जो इंटरेक्शन है माइंड एंड बॉडी की, उनको हम कहते हैं मुताज़ियत, यानी पैरेललिज्म कहते हैं। तो और जो डिकार्ट की उसके हम इंटरेक्शनिज्म कहते हैं। तो इसकी वो जैसे एक सब्सटेंस है, यानी वो सब्सटेंस क्या है, वो सब्सटेंस डिकार्ट किसको सब्सटेंस कहता है? डिकार्ट सब्सटेंस कहता है उस इन्फिनिटी बीइंग को, इनफाइनाइट बीइंग को। और उसके मोड्स बस हमें नीचे मिल रहे हैं, दो हैं वो, जिनको एक मैटर कह देता है और एक सोल कह देता है, या एक को आप जो भी नाम दें। स्पाइनोजा क्या करता है कि स्पाइनोजा उस जो पूरी एक सब्सटेंस है उसको एक कुल गर्दानता है कि ये कुल है पूरी दुनिया, जो कि कुल्ली तौर पे एक सब्सटेंस या पूरी कायनात कह लें। अब उस कायनात के लामहदूद एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लामहदूद एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पहले सब्सटेंस आता है, उसमें फिर एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स जो इनफिनाइट बीइंग है उसके इनफिनाइट एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन उन एट्रीब्यूट्स में से जो हम हैं वो महज दो एट्रीब्यूट्स को ग्रैस्प कर सकते हैं। जैसे हसनैन भाई ने कहा, उनमें से एक जो है वो एक्सटेंशन है, ठीक है, और उनमें से एक जो है वो आपकी थॉट है, यानी एक्सटेंशन है, और एक आपकी सोल कह लें कि वो है, हाँ माइंड कह लें, माइंड है। अब इनके आगे भी मोड्स आ जाते हैं। वो मोड्स क्या हैं? यानी हमने ये तो कहा ना कि एट्रीब्यूट्स इनफिनाइट हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ दो ग्रास्प कर सकते हैं। अब जो दो ग्रास्प कर सकते हैं वो तो बिल्कुल एक देखिए ना, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है कि बस दो हैं, हमें मुख्तलिफ चीज़ें नजर आती हैं, हमें ये मुझे नजर आ रहा है, मुझे एक बुक नजर आ रही है, एक बेड पे बैठता हूँ तो मैट्रेस है, वो नरम है, वो नजर आ रहा है, तो मुख्तलिफ चीज़ें। तो वो कहता है कि इन एट्रीब्यूट्स के मुख्तलिफ मोड्स हैं। वो मोड्स यानी जैसे आप कह लें कि एक्सटेंशन का मोड क्या है कि वो सख्त है, वो गर्म है, ठीक है, इसके अलावा वो उसने कितनी जगह घेरी हुई है, ठीक है, ये तमाम बातें उसकी जो है वो एक्सटेंशन में आ जाती है। उसके बाद थॉट है, तो थॉट, वो माइंड है तो माइंड का एक मोड है, वो थॉट है, फीलिंग है, वो चीज़ों को जोड़ता है, तोड़ता है, बाकी बातें करता है। तो वो इसी इस्तखराजात की है, उस कुल को साबित करने के बाद नीचे उसने इस्तखराजात की है। अब ये जो मैंने बात की है ना कि हम सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स को ग्रैस्प कर सकते हैं, ठीक है, ये कुछ लोग ऐसी सिंपल सा कह देते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा दलीलें और वो उसका पूरा सिस्टम है, वो जब कभी हमने देखा तो हम उसको देख लेंगे। अच्छा, हम ज़रा उसकी जो सफ़ा नंबर 7 के ऊपर ही जो है वो एथिक्स जो है स्पाइनोजा की, उसके अंदर वो सब्सटेंस की तारीफ करता है कि बाय सब्सटेंस आई अंडरस्टैंड व्हाट इज इन इटसेल्फ एंड इज कंसीव्ड थ्रू इटसेल्फ। यानी ये उसका देखें कुल्ली तौर पे उसका एक जो है वो निज़ाम आ गया कि वो अपने तय ही चीज़ों को सोचती है और अपने तय ही, यानी इसके अंदर क्या है कि अब जब स्पाइनोजा डिकार्ट पर तनकीद करता है तो क्या कहता है? स्पाइनोजा कहता है मेरी तारीफ तो ये है कि वो अपने तय ही कंसीव करता है, जबकि डिकार्ट ने जो दो वो एट्रीब्यूट्स हैं उसको खुदा पे डिपेंड कर दिया। तो मैं इसको कैसे मान लूँ? क्या सब्सटेंस वो है जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, वो अपने ऊपर ही डिपेंडेंट हो, वो फिर अपने अंदर ही जो कुछ करना चाहता है वो कर ले। तो ये उसकी फिलॉसफी थी, इसके ऊपर भी काफ़ी तनकीद हुई। अभी इतना टाइम तो नहीं उसे देखा जाए, वैसे भी इतनी डिटेल में वो नहीं जाते, वो इंशाल्लाह कभी फिर अगर हुआ तो जाएंगे डिटेल। जी, आपकी बात को एक्सटेंड करता चलूँ गॉड और सब्सटेंस की वो रिलेशन वाली कि रेने डेकार्ट के नज़दीक तो गॉड जो है वो इंडिपेंडेंट है और बाकी सारे जो डिपेंडेंट एंटिटीज़ हैं उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, और सब्सटेंस जितना भी बाकी सारा है। लेकिन स्पिनोजा के नज़दीक दैट सब्सटेंस इज दैट टोटल सब्सटेंस इज इक्वल टू द गॉड। तो ये भी एक मेन डिफरेंस है।
जो इसीलिए स्पिनोजा की इस सब्सटेंस मोनिज्म को पैंथीइज्म भी कहा जाता है कि उसने वो इस टोटल नेचुरल सब्सटेंस को गॉड के इक्वल कह दिया, although that God is not as similar to the Abrahamic version और किसी भी और personified version of God के सिमिलर नहीं है वो। बिल्कुल जी, आपने काफ़ी तफसीली इसको मज़ीद बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो चंद एक जो स्पाइनोज़ा बातें ले लेते हैं डेकार्ट से, उसको भी देख लेते हैं कि हम इनके अंदर रिलेशन कायम कर सकें। तो उसमें जो पहला वो लेता है कि जो भी हम सब्सटेंस लेते हैं, यानी वो अरस्तू वाली बात ही है ना कि अरस्तू भी कहता था कि एक सब्सटेंस है जो कि इन इटसेल्फ है, यानी ठीक है, और उसको कौन डिफाइन करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़। तो जितने भी खासतौर पे जो हम स्पाइनोज़ा को देख रहे हैं, डेकार्ट को देख रहे हैं, लेबनीज़ भी कुछ हद तक ये बात करता है कि जो सब्सटेंस है उसके कोई एट्रीब्यूट हैं और वो प्रिंसिपल एट्रीब्यूट्स हैं जो उसको डिफाइन कर रहे हैं। पहली बात जो डेकार्ट पे ये बात करता है, स्पाइनोज़ा ने भी ये बात कर दी, पहले ये बताना भूल गए थे। दूसरा जो पॉइंट वो ये था कि अमंग दूज एट्रीब्यूट्स, मतलब कि जो एट्रीब्यूट्स हैं यानी वो क्या है, वो थॉट एक्सटेंशन है, यानी हमें ये सिमिलैरिटी मिलती है आपके जो स्पाइनोज़ा है और डेकार्ट के अंदर। अच्छा, जो तीसरी अहम बात इन दोनों में अहम वो ये है कि ऑल अदर प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर रेफर्ड थ्रू और आर वेज ऑफ बीइंग दैट एट्रीब्यूट, यानी जो ये वो पहले पॉइंट वाली बात है कि जो एट्रीब्यूट्स होंगी वो उसकी तरफ रिलेट हो रही होंगी कि जिस हम शय के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी सब्सटेंस उस वो जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ उस सब्सटेंस की तरफ रेफर करेंगी। और बाकी जो तीनों अक़लियत पसंद फ़लसफ़ी हैं ये लोग गॉड के एग्जिस्टेंस को साबित करते हैं और उसके बाद ही अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। तो इनके मुताबिक जो गॉड है वही सब्सटेंस है, और उस सब्सटेंस की जो मॉडिफिकेशन है या उस सब्सटेंस की जो मैनिफेस्टेशन है वो मुख्तलिफ मोड्स की शक्ल में, मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स की शक्ल में आ रही है। तो हमने देख लिया, डेकार्ट की तनकीद भी देख ली स्पाइनोज़ा पर और बाकी बातें भी देख ली। तो अब जो तीसरा फ़लसफ़ी है इस पूरे सिलसिले का वो है लेबनीज़। तो लेबनीज़ के ऊपर अगर थोड़ी बात हसनैन आप कर दें फिर हम उसको आगे बढ़ेंगे, या चलें नई बात को। जी अब्दुल्ला, आई विल लाइक कि आप इस पे कम डिटेल में बात करें, लेकिन सिर्फ सिंपली ये है कि लाइबनिज़ जो हैं वो आगे आके उनसे पूरी एक मोनेटोलॉजी की ब्रांच उनके साथ रिलेट की जाती है कि बेसिकली जो सब्सटेंस हैं इनकी जो बेसिक जो यूनिट है दैट इज़ मोनेट, जो कि जिसमें देयर आर इनफिनिट मोनेड्स इन एग्जिस्टेंस और हर मोनेड की स्पेसिफिक यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये मोनेडोलॉजी सारी लाइबनिज़ के साथ रिलेट की जाती है। आप इस पे मैं चाहूँगा कि आप ही बात करें बिकॉज दैट वाज सपोज्ड टू यू। जी हसनैन, में बिल्कुल आपने सीखा कि हम अगर डेकार्ट को देखें ना, जैसे आपने इन्फिनिट की बात की लेबनीज़ के उसमें, तो देखिए हम जो डेकार्ट से शुरू होते हैं तो डेकार्ट में हमें मिलता है डुअलिज्म, और वो डुअलिज्म जो है वो स्पाइनोज़ा में आके जो है बिल्कुल वो एक वहदत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यानी उसमें हम कह सकते हैं कि जो खासतौर पे जो माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम का मिलन है वो उसको हम कहते हैं पैरेललिज्म, कि वो उनको यूनिटी में देखता है। अब लेबनीज़ फिर से इसको लेबनीज़ के मुताबिक कसरियत है, यानी ठीक है, प्लूरलिज्म, यानी वो इनफिनाइट है जैसे आपने बात की। अच्छा, वो ये कैसे बात करता है? अब हम ये शुरू उसी वक्त करेंगे जब हम सब्सटेंस की तारीफ देख लें और उसके 4 पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। कि पहला पॉइंट ये है कि सब्सटेंस आर इंडिपेंडेंट, ये पुरानी बात है, एंड आर अल्टीमेट सब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी वो अरस्तू वाली ही बात। अच्छा, अब दूसरा का है, दूसरा है सब्सटेंसेस आर यूनिटीज। यूनिटीज क्या है अब इसको हम देखेंगे बाद में। तीसरा पॉइंट का है सब्सटेंसेस आर एक्टिव। चौथा क्या है, सब्सटेंसेस आर कैजुअली आइसोलेटेड। अब ये जो कैजुअली आइसोलेटेड वाली बात है ना, ये हमें स्पाइनोज़ा के उसमें भी मिलती है कि वो आइसोलेटेड हैं, लेकिन वो अगर हम उस पर बात करेंगे तो वो थोड़ी तफसीली हो जाएगी, तो उसको हम आगे के लिए रेफर करते हैं कि ये उसकी बात जुड़ी हुई है उसके साथ कि हमने कहा ना कि जो 2 मोड्स हैं उसी को ही हम सिर्फ ग्रैस्प कर सकते हैं, 2 एट्रीब्यूट्स, ये उसके साथ कोरिलेटेड है। अच्छा, अब लेबनीज़ यहाँ से बात शुरू करता है कि जो वो स्पाइनोज़ा की बात है उसको वो कहता है कि इसने एब्स्ट्रैक्ट मोनिज्म बना दिया। एब्स्ट्रैक्ट मोनिज्म
कि वो कहता है कि जैसे हैगल भी ये मिसाल देता है कि स्पाइनोजा से हैगल बहुत मुतासिर था। आप जब हैगल को वो स्पाइनोजा को पढ़ते हैं तो जब स्पाइनोजा ये बात करता है कि एट्रीब्यूट्स उस खुदा से रिलेटेड है और उस खुदा के एट्रीब्यूट्स की मैनिफेस्टेशन है जो कि मोड्स हैं, तो बहुत आपको ना एक जैसा मिलता है। और हैगल ने यही तनकीद करते हुए से कहा था कि जो स्पाइनोजा का जो पूरा एक यूनिटी है उसकी मिसाल ऐसे ही है कि काली रात में तमाम भैंसें काली हैं। आप उस काली रात के अंदर तमाम भैंसें भी काली हैं, तमाम घास भी काली है, तो आप उसको देख ही नहीं सकते कि क्या है। तो लेबनीज़ ने पहला नुक्ता यही उठाया कि इसकी उसमें फ्री नहीं है, चीज़ें जो है वो फ्री नहीं है, वो एक ही, जैसे स्पाइनोजा ने भी डेकार्ट की तनकीद की थी कि वो फ्री विल नहीं दे रहा, वो तमाम चीज़ें उसने इंडिपेंडेंट कर दी। वो कहता है कि स्पाइनोजा कहता है मैं तो डिपेंडेंट चीज़ को सब्सटेंस मानता ही नहीं, मैं तो सब्सटेंस उन्हें मानूंगा कि जो कि फ्री है। लेबनीज़ क्या करता है, लेबनीज़ कहता है कि वो जो तुमने कुल बनाया है उसके छोटे छोटे हिस्से भी तो होंगे ना। तो ये बिल्कुल वो जैनो वाली तनकीद कर रहा है, जैनो वाली जो जैनो ने की थी ना डेमोक्रेटस पे, वो कि वो कहता है, लेबनीज़ कहता है कि उनके छोटे छोटे हिस्से हैं, जो तुमने उसको एक पूरा एक यूनिटी बना दी, उसके छोटे छोटे हिस्से हैं। कहता है वो छोटे छोटे हिस्से अपने तय ही वो जो हैं क्या है, वो यूनिटीज़ हैं, यानी सब्सटेंसेस आर यूनिटीज़, कि वो विंडोलेस हैं, उनके अंदर ना कोई चीज़ अंदर दाखिल हो सकती है ना निकल सकती है, वो अपने अंदर ही कुल हैं। तो वो उसको छोटे छोटे हिस्सों में देखता है और फिर उनकी वो जो है वो सिलसिलावार उसकी हिरार्की भी डेवलप करता है, ठीक है। और वो उसके अंदर फिर प्री इस्टेब्लिश्ड हार्मनी भी ले आता है, उसके उसमें भी खुदा का तस्वुर है। वो कहता है कि प्री इस्टेब्लिश्ड हार्मनी है, और इस तरीके से वो कहता है कि मुनैड के जो मुख्तलिफ हमने मराहिल बयान किए, तो उनके ऊपर जो सबसे ऊपर वाला मुनैड है उसका वो नाम देता है लैटिन के अंदर सेवस मोनेडम, कि वो तमाम जो निचले दर्जे के मुनैड्स हैं उनके ऊपर है और उनको अंदर प्री स्टैब्लिश्ड हार्मनी दे रहा है। जैसे वो कहता है कि जो मुनैड्स हैं वो मैक्रोकोज़म है माइक्रोकोज़म के अंदर, यानी वो उसका फिर एक और फलसफा भी है, वो इनकी माइंड एंड बॉडी को जब मिला रहा होता है तो वो कहते हैं इनमें प्री स्टैब्लिश्ड हार्मनी किस तरह। वो कहता है कि इनमें सिंक्रोनाइजेशन है, कि मैं दो घड़ियां लेता हूँ, दोनों घड़ियों में 3-3 बजे, वो घंटे वाली घड़ी है तो वो 3-3 दफ़ा घंटियां बजाएगी और वो एक ही वक्त में बजा रही। जब वो एक वक्त में बजा रही हैं तो हमें ऐसे ही लग रहा है कि जैसे वो 3 दफ़ा बजी हैं, लेकिन वो असल में 6 दफ़ा बजी हैं, वो 3 दफ़ा नहीं बजी, लेकिन वो आपस में सिंक इस तरह हो गई हैं कि हमें वो लग रहा है कि 3 दफ़ा ही जो है वो ये बजी हैं। वो इसी तरीके से फिर कहता है कि जब अगर हम ये सेशन कर रहे हैं और हमारे सुनने वाले कह रहे हैं, तो सुन रहे हैं हमारा सेशन जो लोग, तो वो इस वाले से बात ये कहेगा कि ये एक इंडिपेंडेंट कैजुअल रिलेशन है जो कि उस मुनादे आज़म ने तख्लीक किया। इस वक्त के अंदर जो मैं जो ये सेशन कर रहा हूँ, इसको सिंक होना ही था उन लोगों के दिमागों के साथ कि जो इसको सुनेंगे, यानी एक प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी ले आया। और ये जो तनकीद की थी लेबनीज़ ने, उस तनकीद वही तनकीद उसके ऊपर आ पड़ी कि तुमने तो बिल्कुल ही फ्री विल को बर्बाद कर दिया, कि तुमने सब कुछ ही जो है वो किसी प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी के अंदर ले आए, ठीक है। तो ये चंद एक बातें थी जो भी दिमाग में थी, और इसको मज़ीद डिटेल में हम फिर कभी देखेंगे जब कभी फिर जो है मामला हो। जी अब्दुल्ला, इसमें आपने हायरार्की ऑफ मोनेड्स की बात थोड़ी सी करते हैं अगर, कि बेसिकली लाइबनिज़ जो है वो कहता है कि मोनेड्स की हायरार्की होती है फ्रॉम द वेरी बिलो, जो है वो अनकॉन्शियस लोअर काइंड ऑफ मोनेड्स होते हैं लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स और जितने भी ज़रात हैं। तो फिर उसके बाद एक प्लांट मोनेड्स आ जाते हैं जो थोड़ी सी यानी कि जिनमें आल्दो हमारे इतना कॉन्शियसनेस नहीं होती, लेकिन जिनमें ग्रोथ, सेल्फ रिप्रोडक्शन, ये चीज़ें जिनमें करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर उसके बाद एनिमल मोनेड्स जिनमें इवन इमोशंस तक होते हैं, अपने ग्रोथ के लिए वो सर्वाइव करते हैं नाल। और फिर आखिर में ह्यूमन मोनेड्स जो इस ट्रायंगल पे टॉप पे होते हैं, और उससे टॉप पे फिर गॉड मोनेड, जिससे आपने मुनादी आज़म की उर्दू गहरी इस्तेलाह इस्तेमाल की। तो वो जो ह्यूमन मोनेड जो सिर्फ नीचे होते हैं टॉप मोनेड से, उनमें वो हम आते हैं जो सेल्फ कॉन्शियसनेस जिनमें होती है एंड ऑल दैट हाई कॉन्शियस एस्पेक्ट्स, और फिर वो गॉड मोनेड सबसे ऊपर। सो ये हायरार्की भी अगर हम डिस्कस करते हैं तो बेटर है। फिर उसके अलावा गॉड के हवाले से
थोड़ा सा बता दें कि हाउ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम स्पिनोजा's गॉड। जी, वो इस तरीके से डिफरेंट है कि वो उनको, जैसे डेकार्ट बात करता है कि वो डेकार्ट के उसमें हमें ना सबसे ज़्यादा इन तीनों में फ्री विल नज़र आती है कि वो फ्री है। जो नीचे दो जो हमें नज़र आती है ना एक्सटेंशन, और उनसे जो बाकी वो स्पाइनोजा ने उसको घटा दिया और लेबनीज़ ने उसको बिल्कुल ही कम करके जो है वो पूरा जो है वो गॉड पे डिपेंडेंट कर दिया। तो फ़र्क बस एक ही जैसा है सब में। जैसे वो स्पाइनोजा उसको कुल में कह देता है, हाँ लेबनीज यहाँ पे कहता है कि जो मोनेड्स हैं वो कॉन्शियस हैं, जितने यानी जो कुल कायनात है वो कॉन्शियस है। यानी वो कहता है कि अगर हम एटम्स के अंदर और मोनेड के अंदर डिफरेंशिएट करें तो वो यही है कि जो मोनेड हैं वो कॉन्शियस है, और जैसे आपने बात की कि वो कॉन्शियस हैं, और वो कहते हैं कि तब्दील भी होते रहते हैं माँ सिवाय उस जो किंग मोनेड है उसके तमाम बाकी मोनेड्स जो हैं वो चेंज भी हो रहे होते हैं, वो विंडोलेस हैं। और उनके अंदर दो तरह की पावर्स हैं, दो तरह के एट्रीब्यूट्स हैं। एक कि उनके अंदर एपिटेशन, ठीक है, यानी एपिटेशन, और दूसरा ये कि वो रिफ्लेक्शन, यानी यहीं से वो सिंक की एक पूरी फिलॉसफी लाता है कि जो सिंक होती है चीज़ें कि वो बेशक वो विंडोलेस हैं लेकिन वो अपने अंदर जो हैं वो अपने अंदर एवोल्यूशन का प्रोसेस कर रही हैं अपने अंदर। तो ये उसकी फिलॉसफी है, और वो अपने अंदर एवोल्यूशन करती हैं और वो फिर रिफ्लेक्ट भी करती हैं कि एक चीज़ जो है वो, यानी मैं अगर किसी टेबल को देख रहा हूँ तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है मेरे मोनेड्स के, और मेरा जो दिमाग है वो अलग से एक मोनेड है, और मेरा जो दिमाग मोनेड है वो मेरे हाथ को कंट्रोल कर रहा है मेरी, यानी ये सिलसिला वार के एक माइक्रोकॉज्म के अंदर जो है वो मैक्रोकॉज्म के अंदर माइक्रोकॉज्म। जी, तो ये उसका है। ज़बरदस्त। थोड़ा सा मुझे एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि स्पिनोजा के नज़दीक कनेक्टेडनेस बहुत ज़्यादा है, यानी कि सारे जितनी भी एग्जिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है आपस में, और लाइबनिज जो है वो यूनिकनेस पे और डाइवर्सिटी पे ज़्यादा फोकस करता है कि हर एक छोटे से छोटे जो एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस है वो एक सेपरेट मोनेड है, जबकि स्पिनोजा के नज़दीक वो सारा एक ही सब्सटेंस के डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बिल्कुल आपने सही बात की है, देखिए ना, बिल्कुल सही बात की। इनमें एक हमें जो मुश्तरक बात अगर आपको लगी हो एक दो तो वो आप बता दें, जो मुश्तरक बात है सब में, आइडेंटिकल है, सिमिलरिटी। मोस्ट आइडेंटिकल तो एज दे ऑल आर रैशनलिस्ट। और अगर अब्दुल्ला इसमें जो हमारे ये डैश जैम बोर्ड है इसका नेक्स्ट पेज पे जाइएगा। तो इसे थोड़ा सा अगर आप बड़ा करके पिन कर सकें तो बेसिकली इसके अंदर ओके इट्स ओके। तो हाँ, सो बेसिकली इसके अंदर ये तीनों जो हैं इनको एक तो रैशनलिस्ट तो कहा ही जाता है। इनमें इनको मैटर और माइंड दोनों के लिए मानते हैं, लेकिन इनमें से रेने डेकार्ट जो था वो उनको आइडियलिस्ट इसलिए कहा जाता है कि वो माइंड की दुनिया को जो है वो एम्फसाइज करते हैं। इसी तरह से स्पिनोजा और लाइबनिज भी ऑल्दो दे आर नॉट कंप्लीटली आइडियलिस्ट जिस तरह से उन्हें रिलेट किया जाता है, लेकिन रेने डेकार्ट ज़्यादा आइडियलिस्ट नज़र आते हैं हमें। सो ये आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि जो फिजिकलिस्ट हैं उनके मुताबिक मैटर इज़ ओवर माइंड, आइडियलिस्ट के मुताबिक माइंड इज़ ओवर मैटर, और फिर जो तीसरे हैं वो कहते हैं कि थर्ड सब्सटेंस है वेदर दैट गॉड, और तो जो कि इन दोनों पे मादे और जहन की दुनिया के ऊपर गालिब है। तो और लेफ्ट साइड पे आप कार्टेशियन डुअलिटी भी देख सकते हैं। सो ये एक चार्ट मुझे मेरी फाइल में पड़ा था, सो आई वुड लाइक कि मैं आपके साथ बहुत शेयर बेहतरीन, ये इसमें बहुत अच्छे तरीके से समराइज किया गया है सारी बातों को जो हमने भी बातें की हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इनमें जो मुझे सिमिलरिटीज नजर आती हैं ना, अब देखिए, अब हम ना इसको अपने हाल के ऊपर अगर लाएं, यानी अगर हम खुद भी अपनी थोड़ी सोच देखें कि देखें जो डेकार्ट ने बात की वो किसके ज़ेर असर थी, वो उसी के ज़ेर असर थी कि जिसने जैसे आप नोवा मैग्नम जिसने लिखी थी, फ्रांसिस बेकन।
यानी फ्रांसिस बेकन ने क्या किया कि उसने तमाम जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और उसको फिर डिफाइन किया। मुझे जो सबसे ज़्यादा डेकार्ट हो गया, स्पाइनोज़ा हो गया, ख़ासतौर पे स्पाइनोज़ा के ऊपर बात की जाती है, या आप ये कह लें कि लेबनिज़ भी, वो इसी के कायल थे कि वो छोटी-छोटी हिस्सों जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको छोटे-छोटे हिस्सों में देखकर उसको डिफाइन करने के आदी थे। बेशक उनका सिस्टम वो डिडक्शन ही था, लेकिन डिडक्शन के बाद वो उस रियलिटी को जब देखते हैं तो वो इंसान के ऊपर ही लेके आते हैं कि जो एक माशरे को तख्लीक कर रहा है। यानी थॉमस हॉब्स से जो है वो बहुत मुतासिर था स्पाइनोज़ा। स्पाइनोज़ा ने पूरी एक पॉलिटिकल ट्रीटीज़ भी लिखी थी छोटी सी अपने आखिरी दिनों में, तो उसकी वो एक दूसरी किताब है जो कि पढ़ी जाती है काफ़ी, थॉमस हॉब्स के रद में लिखी थी उसने। तो बाकी एक हमें ये है, तो दूसरा ये है कि जो सब्सटेंस की उनकी तारीफ है, सब्सटेंस वो सब में मुश्तरक है। गॉड की एग्जिस्टेंस जो है वो सब में एक जैसी है, लेकिन उसकी जो नेचर है वो डिफरेंट है नेचर। तो आज के हवाले से अगर हम बात करें ना, तो अरस्तू जो कहता है कि इतनी कैटेगरीज हैं और हमें प्रेडिकेट्स के अंदर डाइवर्सिटीज नजर आती हैं, डेकार्ट ने आके क्या किया कि उसको बिल्कुल लिमिटेड कर दिया। यानी जो डेकार्ट की जो बात थी, वो डेकार्ट क्या था, मैं तो समझता हूँ कि डेकार्ट ने गलती की थी, जिस गलती के नतीजे में, वो गलती ये नहीं थी कि वो बिल्कुल ही गलती थी, बल्कि वो एक आगे की तरफ एक उसका कदम था कि वो एक क्या कहते हैं, जो रेनेसांस उस वक्त डेवलप हो रहा था, जो उसका दूसरा मरला शुरू हो चुका था, ठीक है, प्रोटेस्टेंट आ रहे थे और बाकी बातें आ रही थी, तो दूसरे मरले के अंदर वो इंसान की मरकजियत हासिल करे। तो जहाँ पर हमें टेबल नजर आता है, तो डिकार्ट ये नहीं कहता कि टेबल का जो सब्सटेंस है वो टेबलनेस है, या चेयर का जो सब्सटेंस है वो चेयरनेस है। वो बस उनको दो हिस्सों में बांट के कहता है कि यहीं पर इत्तेफाक कर लो, और उसकी छोटी छोटी किताबें वो दोनों इकट्ठी छपती हैं। एक उसकी मेथड के ऊपर है और एक उसकी जो है वो आपकी मेडिटेशन है, तो दोनों 200 सफ़ात की हैं। तो हमें आज का, अगर आज हम पाकिस्तान में या एशिया के अंदर जो बातें करते हैं, तो लाजमी है कि हम वेस्ट से मदद लेते हुए अपने जो माशरा है उसको देखें। और बेशक जैसे वो जवेद इकबाल साहब भी कहते हैं, खैर उनकी बहुत सी बातों से इख्तलाफ है, उनका जो रवैया होता है, लेकिन वो यही कहते हैं कि वो जब आसिम बख्शी की एक बहुत आला किस्म की किताब जो कि दुबदा थी, और उसके ऊपर कोई तबसरे नहीं लिखे गए, उस पर कोई वीडियो सेशंस नहीं किए गए, क्योंकि ये एक स्पेस है जिसको पूर्ण करने की ज़रूरत है। और ये आजकल के जो देखें, यहाँ पे खलीफा अब्दुल हकीम का किसी को नहीं पता होगा, खलीफा अब्दुल हकीम, इसके अलावा अब्दुल बारी कौन था, पता है आप एक चीज? I have heard the name but not I don't know कि क्या उनकी ये जो, हाँ, ये जो खलीफा अब्दुल हकीम साहब थे, ये जो पाकिस्तान में थे 1956 में जो फिलोसफी का एक वो बोर्ड रखा गया था, उसके पहले डायरेक्टर थे शायद इस तरीके से। और इन्होंने इतनी अहम किताबों के जो है तर्जुमे किए, और उनमें से इतनी ज़्यादा किताबें हैं जो कि अनप्रिंट हैं अभी तक, ठीक है। अच्छा। और हाँ, और अच्छा ये आप बताएं कि किसी लाहौर से तो नहीं है इनकी खलीफा अब्दुल, हाँ शायद मे बी, मैं ये इस वाले से नहीं हूँ, बिकॉज फिलोसफी के हो सकता। डिपार्टमेंट जो पुराने हैं उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी है या जीसी लाहौर के सबसे पुराने डिपार्टमेंट्स हैं। हाँ, फिर लाहौर से ही होंगे खलीफा अब्दुल हकीम साहब। और अच्छा मुझे बताएं कि अभी तक जो फ़लसफ़ी हमें नज़र आते हैं, उनके अंदर जो है वो कितने फ़लसफ़ियों की अपनी क्लासिक्स हैं जो कि तर्जुमा हुई? यानी अगर आप नाम लेके बोलें तो कितनी होंगी अंदाज़ा? यानी क्या डेकार्ट की या ह्यूम की कोई किताब या बर्कले की कोई किताब हुई है तर्जुमा? ख़ास तरह बर्कले को छोड़ दें, ह्यूम और डेकार्ट को देख लें, तो हुई है कोई? जी? उर्दू के अंदर तो मैंने खुद नहीं देखी डेकार्ट की कोई तर्जुमा। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। देखिए अभी हमारा कितना बड़ा अलमिया है कि इंसान खून के आंसू होता है, कि जो मैंने अब्दुल बारी साहब की बात की, उन्होंने डेकार्ट की दोनों किताबों का तर्जुमा किया हुआ है, दोनों किताबों का। और ह्यूम की जो किताब है जो कि 300 सफ़ात के ऊपर है, ट्रीटीज ऑन ह्यूमन नेचर, नहीं पता नहीं एक और उनकी उसकी किताब है मोटी सी, उनका भी तर्जुमा उन्होंने किया, और वो आर्काइव के ऊपर मौजूद है, लेकिन वो हमारे पास प्रिंटिंग में ही नहीं है। वो आखिरी एडिशन उसका 1930 का छपा होगा, उसके बाद नहीं छपा। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमें फ़िलहाल तो ये करना है कि जितनी भी हमारे पास लिटरेचर असर हाजिर में मौजूद है, वो तमाम लोगों तक पहुँचाया जाए। दूसरी बात ये कि लोगों के अंदर रिटेन करने की सलाहियत नहीं है। जैसे हमने दुबदा की बात की, कि दुबदा जो है वो एक आला तरीन किताब है जो कि आप उसको बिल्कुल पैरेलल रख सकते हैं, हालांकि सोफीज़ वर्ल्ड के पैरेलल, और उससे वो 1000 दर्जे बेहतर है।
जो कि यानी वो क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखाती है, और उसके साथ ही आपको जो फ़लसफ़ियाना एक ज़हन है, या जो मुख्तलिफ कार्ल पॉपर और थॉमस कॉन, आखिरी चैप्टर में कार्ल पॉपर और थॉमस कॉन के जो पूरी तफरीक थी उनके दरमियान, वो बयान उन्होंने कर दी कहानी की शक्ल में, और बिल्कुल तफसीली और आम फहम ज़ुबान में। तो हमें ये देखना है कि भाई रेनेसांस होना चाहिए, भाई रेनेसांस तो होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो मुहर्रक एक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो यही होना चाहिए कि लोगों के अंदर रिटेन करने की सलाहियत पैदा हो। पीछे माशरे के एक ऐसा तबका मौजूद हो कि जो जितनी भी किताबें छपें उनको फैलाएं, यानी मुख्तलिफ तबकात तश्कील दिए जाए माशरे के अंदर। देयर इज अ वो नीड। ऊपरी जो तबका है, हाँ हाँ जो चंद एक जो इंटेलेक्ट्स का तबका होगा, वो जो किताबें छप रही हैं उनको देखें, उनके ऊपर और ऐसे एक सिस्टम डेवलप किया जाए कि वो हर तमाम लोगों उससे नाम ही रोशनास हो जाए। और ये हमने देख लिया है कि बेशक आप देख लें कि अंजुमन तरक्की पसंद आई थी 1980 के अंदर, जिसके अंदर बड़े बड़े नाम, जिनमें आपके जितनी भी आपको कभी किताबें मिलती हैं, सिफ्ते हसन साहब थे, जलालपुरी साहब, ठीक है, इनकी किताबें हम पढ़ के फलसफे का थोड़ा बहुत जो पता लगा। तो ये उसके जो थे वो, यानी कि 1970 या 1980 का ज़माना देखें तो पीछे ये 2-3 दिमाग मौजूद थे कि जो लीड कर रहे थे, लेकिन वो लीड कहाँ गई? देखिए, आज आप कॉलेज में चले जाएं, वहाँ पे आप पूछ लें कि आपको सिफ्ते हसन का पता है, वो आपको ऐसे देखेंगे कि बस आपको खुद अपने ऊपर ही होगा कि मैं किसी और मुल्क के बंदे की तो बात नहीं कर बैठा यहाँ पे, ठीक है। तो बात वही आ जाती है कि पीछे एक ऐसा तबका मौजूद हो कि जो हमेशा फाल रहे और वो कभी ख़त्म ना हो। हमें इस मैकेनिज्म की तरफ जाना है, और उससे नीचे जो चंद एक लोग होंगे वो उनके मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को माशरे के अंदर सराहियत करवाएं। और ये अभी आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल एक मैकेनिकल बात कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल गरारियाँ होनी चाहिए, लेकिन जब हम स्टडी करेंगे अपने माशरे को अस खुद, ठीक है, यहाँ पर एक लेफ्ट विंग है कम्युनिस्टों का, जो कि उनके पास कोई लोग ही नहीं है, वो ज़्यादा ही ज़्यादा बात करना बैठे तो वो ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म तक बात कर लेंगे, मारूजी अहनियत पसंदी, थोड़ा मुश्किल वर्ड है। तो हमें इन तमाम चीज़ों को देखकर, हमें अपनी जो तारीख है उसकी गलतियों को देखकर एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है, वरना यूँ तो हम चलते रहेंगे, यूँ आप बेशक कोई बात कर लें कि हमने ये करना है वो करना है, ये कि अपनी ज़ात को पीछे रखते हुए एक सिस्टम डेवलप करना है। तो यही एक है वेल कि इस वाले से सोचना चाहिए। जी जी जी, अब्दुल्ला, there is आप a इस वाले से need, कुछ बोलना चाहें? I would just summarize कि there is a need of intellectual revolution, और उसके लिए proper strategies and all that collaboration की जरूरत है आपस में। बट बिकॉज आज का टॉपिक एक बड़ा ही क्लोज है टू द ontology of 16th to 18th century, तो आई थिंक कि हमें इसको समराइज करके वी शुड क्लोज दैट, और उस पर फिर हम ऑफ कोर्स किसी नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इस पे भी कोई मीटिंग हम रखेंगे इस मौजू पे भी कि कैसे हाँ, जो हमारी बाकी जो थर्ड पार्टिसिपेंट हैं उनसे पूछ लें इफ दे हैव एनी क्वेश्चन और रिव्यू अपॉन द जी सेशन। जी, आप अगर कोई रिव्यू देना चाहें या आप कोई अगर बात करना चाहें इस वाले से तो कर सकते हैं जी, या कोई क्वेश्चन करना चाहें। जी चलें यार, राइट, अब्दुल्ला प्लीज समराइज द टॉपिक और फिर विल क्लोज दैट जी, आज हमने जो बेसिक एंटोलॉजी थी उसको हमने देखा है। जो मॉडर्न एंटोलॉजी थी उनके अंदर जो तीन, पहला जो हमें मिलता है तबका, वो हमें रैशनलिस्टों का मिलता है, अक़लियत पसंदों का। तो हमने वो देखा, उनमें जो सिमिलरिटीज़ थी वो भी हमने बता दी, सब्सटेंस के हवाले से, गॉड के हवाले से और बाकी बातें। तो इससे जो पिछला हमारा सेशन था वो भी आप देखें, उसको भी पिन कर देंगे हम एंड स्क्रीन पे भी और ऊपर आई बटन पे भी। तो बस यही कि अब अगला जो सेशन हमारा होगा वो पोस्ट मॉडर्निज्म पे होगा। अगर अगले हफ्ते हम कर सके, उम्मीद है हो जाएगा, क्योंकि कुछ जो हमारे मेंबर्स हैं वो मसरूफ़ हैं और कुछ हो जाएंगे आने वाले वक्त में। तो बस यही है कि हमने ये देख लिया। चलें फिर हम सबको इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।